अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो स्पेसिफ़िकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई पेपर रह चुका हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह प्लानिंग करनी है, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, कौन-कौन से पेपर आप सेलेक्ट करेंगे और आपका मेथड क्या हो जिससे आप अपने पेपर जो है वो पास कर सकें। सबसे पहली बात ये है कि आईकैप ने आपको जो है वो एग्ज़ामिनेशंस प्रोग्राम प्रोवाइड कर दिया जिसके अंदर आईकैप ने बताया हुआ है कि कौन सा पेपर किस डेट को होगा। इससे होगा क्या? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको पेपर सिलेक्शन के अंदर एक ऑप्शन मिल जाती है कि आप वो पेपर चूज़ कर सकें जिसके अंदर गैप है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप ऑडिट और लॉ का पेपर चूज़ करते हैं तो दोनों एक तो आपके पास थ्योरेटिकल पेपर है और ये है कि ऑडिट का पेपर दे के आने के फ़ौरन बाद आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी और उसके बाद सुबह अगला पेपर होगा तो आपके पास रिवीजन प्लान या रिवाइज करने का टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम हो सकता है अनलेस अनटिल आपके पास रहते यही पेपर हो। तो जो आपकी मूव है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर ऑफ सिलेक्शन वो भी बहुत मैटर करती है कि आप अगर अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लें कि आपने पेपर कौन सा सिलेक्ट करने हैं तो आपके लिए एक राइट पाथ राइट ऑप्शन जो है वो बन सकती है। इसी तरह पहले तो ग्रुप की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी और बच्चे जो है वो इररेलेवेंट पेपर्स भी सिलेक्ट कर लेते थे यानी कि R1 पास नहीं हुआ तो R2 को सिलेक्ट कर लेते थे, लेकिन अब तो शुक्र है कि ग्रुप की रिस्ट्रिक्शंस है। यानी कि 2 पेपर आपके ग्रुप ए के पास होंगे तभी आप ग्रुप बी के पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चंस काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है कि अगर मेरा बी लॉ का पोर्शन पास है और उसके साथ कोई भी मेरा ग्रुप ए का पेपर पास है तो क्या मेरे पास ग्रुप बी अनलॉक हो चुका हुआ है? तो जी हाँ, आपके पास ग्रुप बी जो है वो अनलॉक हो चुका हुआ है। अच्छा, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। अगर तो आप लास्ट टाइम जिन भी पेपर्स में फ़ेल हुए हैं, कोशिश करें कि वो पेपर दोबारा से उठाएँ। आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि रीज़न क्या हो सकती हैं आपके फेलियर्स की। अगर तो वो पेपर आपका 40 से अबव की रोज़ में रुका है, तो मेन रीज़न्स है जी आपकी प्रेज़ेंटेशन मिस्टेक्स है और काफ़ी मिस्टेक्स हैं जिसको हम आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर 40s की रो से नीचे रुका हुआ है, फिर तो आपको 100% लेक्चर्स ऑप्शन तो चूज़ करनी ही करनी है। किसी न किसी टीचर्स को के लेक्चर्स तो आपने लाज़मी लेने हैं। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हो। अगर 34, 35, 36, 37, 38 या 40 में भी रुका हुआ है तब भी आपके कॉन्सेप्ट में कहीं न कहीं मसला है जिसकी वजह से आप अपने टाइमली बेसिस के ऊपर चीज़ों को नहीं कर रहे। पहली दफ़ा कैफ अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उन्होंने ऑलरेडी अपने पेपर जो है वो चूज़ कर लिए होंगे। अब वो स्टूडेंट जो रिज़ल्ट के बाद जा रहे हैं वो उनका सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो फ़ौरन जो है वो डिसाइड हो जाते हैं और सोचते हैं कि जी हमने तो 4 पेपर देने। 4 पेपर मैं हरगिज़ आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही मैं आपको कहूँगा कि आप 4 पेपर दें। आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, आप अपने स्टडी प्लान को जानते हैं। कोशिश करें कि 2 या 3 पेपर के साथ जाएँ। इससे ऊपर तो हरगिज़ जाने की कोशिश ना करें क्योंकि हर इंसान को अपना पता होता है कि उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, किस तरह उसने चीज़ों को जो है वो लेकर चलना है। तो ये लाज़मी जो है वो एग्ज़ामिनेशन प्रोग्राम को अपने पास मद्देनज़र रखें। इससे अपनी जो है वो नेक्स्ट मूव को डिसाइड करें कि आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए बेटर हैं। अगर उस हवाले से आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हम अवेलेबल हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कि जी मैंने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स मैं चूज़ कर सकता हूँ। रीजंस ऑफ फेलियर को डिस्कस करूँ तो आपके जो है वो 15 से 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 40 टू 48 की रोज़ में फेल होते हैं और उसकी रीजंस क्या होती है कि उन्होंने सिलेबस कवर नहीं किया होता, कोई ना कोई टॉपिक उनका वीक होता है, कोई ना कोई टॉपिक जो है वो उन्होंने स्किप कर दिया होता है। R2 की मैं एग्जांपल लूँ तो IS 1037 बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह आपके पास इफ्रिक IFRS 15 है उसको इग्नोर कर देते हैं। मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल एरियाज़ हैं। पहले EPS जो है वो आपके पास है R1 के अंदर होता था तो उस टॉपिक के ऊपर बच्चे ज़्यादातर ध्यान नहीं देते थे, अब तो खैर वो R2 के अंदर चला गया। तो ये रीजंस है जिसके ऊपर बच्चे जो है वो फोकस नहीं करते। इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल सोल्यूशन है, देखिए आपको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। सिलेक्टिव स्टडी क्यों नहीं करनी? क्योंकि आईकैप हर चीज़ को हर एरिया को टेस्ट करता है। कुछ चीज़ों को एमसीक्यूज में टेस्ट कर रहा होगा, कुछ चीज़ों को जो है वो सेक्शन ए में टेस्ट कर रहा होगा, कुछ चीज़ों को सेक्शन बी में टेस्ट कर रहा होगा, तो वो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करता। उसने ग्रिड इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि वो हर चीज़ को जो है वो टेस्ट कर रहा होता है और अपना जो लेक्चर्स हैं वो एटलीस्ट आप 3 दिन 30 दिन पहले जो है वो एग्ज़ाम से पहले जो है वो कवर अप कर लें। एक एवरेज स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की इसमें बात नहीं कर रहा। 30 डेज़ पहले अगर आपने अपने एग्ज़ाम से पहले अपने लेक्चर्स वाइंड अप किए हों या एटलीस्ट 20 या 25 डेज़ पहले कवर किए हों, तब आपको रिवीजन का टाइम मिलता है। आप लास्ट डे तक जो है वो अपने लेक्चर्स ही कंप्लीट कर रहे होते हैं। अगर आपके लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं हैं, तो आपको चीज़ें रिटेन कैसे होंगे, मेमोराइज़ कैसे होंगे? मेमोराइज़ करने के बाद चीज़ें रिकॉल करना भी एक आर्ट है। देखिए आपने लेक्चर ले लिया, लेक्चर कभी भी आपका जो है वो स्टडी टाइम काउंट नहीं होता। लेक्चर्स के अलावा पढ़ना जो है वो आप स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे लेक्चर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं एक सब्जेक्ट के अंदर या लेट्स सपोज़ 2 सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वो जो है वो आपका कभी भी आपका स्टडी टाइम काउंट नहीं होगा। उस लेक्चर्स के बाद उसको रिकॉल करना, रिवाइज़ करना वो हमेशा आपका जो है वो स्टडी टाइम काउंट होगा। प्रॉपर रिवीजन की हो आपने 10-15 दिन
पहले और आपकी जो है वो बुक वाइंड अप हो, या 10-15 दिन के अंदर आप प्रॉपर रिवीजन कर सकोगे अगर आपने एटलीस्ट 30 डेज़ बिफोर अपना जो है वो सिलेबस वाइंड अप किया है। मॉक पेपर लाजमी अटैम्प्ट करें, इससे ये आइडिया हो जाएगा। मॉक चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन ये लाजमी अटैम्प्ट करें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, क्या आपकी मिस्टेक्स है, किस तरह आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। इन केस अगर आप टेस्ट सेशन नहीं ज्वाइन करना चाहते तो एटलीस्ट अपने आप को इस कंपेटेबिलिटी में करें कि आप जैसे ही चैप्टर अपना वाइंड अप करें तो उसका अनसीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, और उस अनसीन क्वेश्चंस को लेट्स सपोज अगर आप पास पेपर का अटैम्प्ट करें तो उसको आई कैप के कमेंट्स या आई कैप के जो है वो मार्किंग स्कीम्स और आई कैप के जो सोल्यूशन है उसके साथ कंपैरिजन करते हुए चेक करें, ताकि आपको उसका सही तरीके से क्रस पता चल सके, आपको उसका सही तरीके से सोल्यूशन पता चल सके, और आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ कहाँ पे आप लैग करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो कितने वीक हैं। इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तभी चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान होंगी। अच्छा, जब स्टूडेंट्स का जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जब वो लास्ट डेज के अंदर होते हैं तो वो उसी दौरान जो है वो नए नॉलेज भी गेन कर रहे होते हैं। अभी उनको पिछला नॉलेज जो है वो उनको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है कि नया नॉलेज भी उनके पास ऐड डाउन हो चुका होता है, तो ये भी एक फेलियर की रीज़न है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन मिस्टेक्स भी होती हैं, इसके अलावा जो है वो टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक्स भी होती हैं, आप टाइमली बेसिस के ऊपर चीज़ों को जो है वो नहीं कर पाते, प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं होती, प्रेजेंटेशन नहीं होती। आई कैप जो है वो अगर आप आई कैप के रिसेंटली एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये है कि उनकी टाइम मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट होती है, उन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि आपको मार्क्स देने में जहाँ से आपको मार्क्स कम मिलते हैं। लेट्स सपोज आप अपना जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा पेपर का उन क्वेश्चंस के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हो जो कि आपको जहाँ से आपको मार्क्स कम आने होते हैं, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को बाद में लेके चलते हो जहाँ से आपको मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, जहाँ से आपको 60% 70% मोर देन मार्क्स आ सकते हैं और आपकी पासिंग रेशो जो है वो वहाँ से बढ़ सकती है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि जैसे आई कैप की ने का अगर आप सोल्यूशन देखें तो बड़े बेहतरीन तरीके से हर चीज़ हर रेलिवेंट जगह के ऊपर प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर आपको कभी अपना पेपर देखने का इत्तेफाक हो तो आपका पेपर इस तरह का होता है कि जनरल एंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो डेट नहीं लिखी, आप अगर आप आई कैप का पीछे देखें तो डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़ सब मेंशन है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स का सोल्यूशन देखें, डेट, डिस्क्रिप्शन, रुपीज़ मेंशन नहीं है, काटा पीटी की हुई है, चीज़ों को कट डाउन किया हुआ है। उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि आपने रिक्वायरमेंट ही सही तरीके से नहीं पढ़ी। अगर तो आप रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाए, आप क्वेश्चन कभी भी नहीं पिक कर पाओगे। आप इररेलेवेंट चीज़ों के अंदर जो है वो इररेलेवेंट एक्सप्लेनेशन के अंदर चले जाओगे और आप मेन क्रस जो है वो उसका छोड़ दोगे। नो डाउट कि आपको मार्क्स प्रेजेंट करने के, लिखने के ही मिलने हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अक्सर क्या होता है कि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट किसी ना किसी और एडजस्टमेंट के साथ लिंक होती है। जब आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते तब तक आपको आइडिया नहीं होता कि ये वाली चीज़ इस चीज़ के साथ इंटरलिंक कर रही है, ये वाली चीज़ इस चीज़ के साथ इंटरलिंक कर रही है। तो ये अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। इसके अलावा आप जो है वो आपकी जो वर्किंग होती है, जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल पेपर्स की बात करूँ तो बड़ी मैसिव वर्किंग होती है, एक दूसरे के साथ जो है वो इंटर रिलेट कर रही होती है। तो देखें जी, आपको शीटें मिल जानी है पेपर्स के अंदर, आप कोशिश करेंगे उसको सेग्रीगेट करें स्टेप बाय स्टेप जगहों के ऊपर, उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर लेकर आए। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। इवन ये है कि अगर आपको इतफाक हो कभी अगर आप R1 के एग्जामिनर कमेंट्स लास्ट 2 अटेम्प्ट्स को उठा के देखें तो वहाँ पर उसने जो है वो प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी मेंशन किए हुए हैं अपनी मार्किंग स्कीम के अंदर। तो इतनी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन आपके लिए। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन की यहाँ तक इंपॉर्टेंस है। आप प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं करते, आप चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करने में फोकस नहीं करते, आपका मेन फोकस होता है कि आप बस जाएं और चीज़ों को जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दें। जब आप सॉल्व करते हैं तब आपको याद आता है ओहो, इसके एडजस्टमेंट जो है वो हमने मंथली बेसिस के ऊपर करनी थी, मैंने तो फुल ईयर के ऊपर कर दिया। क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या मैंने लॉ की ये प्रोविज़न नहीं लिखनी थी, वो तो मैं स्किप कर दिया, या मैंने ऑडिट की ये असर्शन स्किप कर दिया। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो बाद में आपको याद आती है और फिर आप क्वेश्चन काटते हैं और अपना पूरा पेपर जो है वो दोबारा से रीअटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। अगर तो आपको पहले से इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको आइडिया नहीं होगा। सिंपल अगर मैं आपको टेक्स्ट की बात करूँ, देखें स्टेप बाय स्टेप के मार्किंग होते हैं न्यूमेरिकल पेपर के अंदर। अगर आप चीज़ों को अज्यूम करके भी आगे चलना शुरू कर देंगे, तब भी आपको जो है वो रेलेवेंट सही न्यूमेरिकल के या सही पॉइंट के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब आपने उनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी पहले से की हो। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, जैसे आपने ब्लैक पेन से अपना पेपर करना है, आपने जो है वो हर क्वेश्चन का हर पार्ट नए पेज से करना है, तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। लेट्स सपोज अगर क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, और आपने दोनों एक पेज पे कर दिए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए पार्ट ए एक पेज पे, पार्ट बी नेक्स्ट पेज से जो है वो आपने करना है। इसके अलावा क्या है कि जी, कभी भी आप फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते।
ठीक है? आप जो हैं वो, अगर मैं आपको सिंपल, अगर आप कभी गौर करें, जब आप अपनी प्रैक्टिस ज़ोन के अंदर होते हैं, अभी आपके एग्ज़ाम्स नहीं स्टार्ट हुए थे, लेकिन आप अपने जो है वो प्रैक्टिस फ़ेज़ के अंदर होते हैं, तब आपकी कोशिश क्या होती है कि आप क्वेश्चन को रीड डाउन करते हैं, माइंड में उसका एक स्केच बनाते हैं और फ़ौरन दौड़ के जाते हैं उसके सॉल्यूशन देखने की तरफ। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको तब यही लग रहा होगा सॉल्यूशन देखते साथ ही कि हाँ, मैंने माइंड में यही सोचा था, हाँ, ये सही है, ठीक है, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम है, जहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ था, जो 6 बार जो है वो R1 के अंदर फेल हुआ था, और उसने बाद में यही चीज़ आइडेंटिफाई की कि प्रॉपर लेक्चर नहीं टाइम पे लिए हुए थे। लास्ट मंथ्स के अंदर जाके जो है वो एकदम से 1x 2x तक जो है वो जाके हम लेक्चर्स को कवर कर रहे होते थे। इसके अलावा हर चैप्टर्स को रिवाइज़ नहीं करने का टाइम मिलता था, क्योंकि हमारी दौड़ होती थी बस लेक्चर कंप्लीट कर लें, लेक्चर कंप्लीट कर लें। इसके अलावा हम क्या करते थे, हम जो है वो टेस्ट नहीं देते थे, या हम अनसीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते थे। इसके अलावा क्या था, उस स्टूडेंट का कहना ये था कि लाइब्रेरीज़ को मैं जो है वो यूज़ करता था, जिसकी वजह से मेरा जो है वो पासिंग रेशो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई, और उसने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है वो पेपर पास किया। आपको वो वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, अभी रिसेंटली वो वीडियो जो है वो अपलोडेड है। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो लैग कर होते हैं। देखिए, आपको बेहतर पता है कि आपने किस तरह चीज़ों को प्लान करना है। आप जानते हैं कि आप कितना पढ़ सकते हैं। पहली बात ये है कि आपके जो लेक्चर्स टाइम फ्रेम है, उसको अपने माइंड से निकाल दें। 3 सब्जेक्ट उठाए हुए हैं तो 1.5 घंटा तकरीबन आपके 6 घंटे तो लेक्चर्स ही ले गए, या 4 सब्जेक्ट उठाए हुए तो। इस चीज़ को सबसे पहले आप आइडेंटिफ़ाई करें कि मैंने लेक्चर्स के ऊपर मेरा दिन का कितना टाइम जो है इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप 1.5 इंटू 3 करते हैं, तो आपके 4.5 आवर्स तो चले जाते हैं लेक्चर्स टाइमिंग के अंदर, अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स उठाए हुए हैं। आप इसको 5 घंटे, एक रफ एस्टिमेट में आप इसको 5 घंटे ले लें, तो 5 घंटे तो आपके वो हैं जो लेक्चर्स के अंदर इन्वेस्ट हो गए। उसके बाद जो आपके रिमेनिंग जो है वो दिन के 7 घंटे बचते हैं, अगर हम 12 घंटे के क्लास के साथ चले, तो उसमें से आपने अपने 1.5 घंटा हर एक सब्जेक्ट्स को देना है। तो 3 सब्जेक्ट्स के साथ चीज़ें इतनी ट्रिकी हो रही हैं, तो 4 सब्जेक्ट के साथ आप खुद सोच लें कि कितनी ट्रिकी होंगी, इसलिए आपने सोच समझ के फैसला लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं लैक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। आई कैप को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इस अटेम्प्ट में आई कैप को ब्लेम करेंगे, अगले अटेम्प्ट फिर आपको उसी जगह पे ले आएगी कि आप दोबारा से आई कैप को ब्लेम करेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि बार बार अगेन एंड अगेन आई कैप को ब्लेम करने से बेहतर है कि जी, ये गलती हो गई थी, आई कैप की तरफ से मार्किंग स्कीम सही सही तरह चेक हुई। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आई कैप बिल्कुल स्टैंडर्डाइज फॉर्म के ऊपर सही चीज़ों के ऊपर टेस्ट करता है। ना आपको रीचेकिंग का कोई फ़ायदा होगा, ना आई कैप को ब्लेम करने पे कोई फ़ायदा होगा। उससे बेहतर ये है कि आप अपने सेल्फ को ब्लेम करें और आइडेंटिफाई करें वो मिस्टेक्स जहाँ पर आप लैग किए हैं, जहाँ पर आप जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। अगेन, एग्जामिनर्स जो रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। एटलीस्ट आप आंसर करने से पहले, अगर आप प्रैक्टिस जोन्स के अंदर है, तो एटलीस्ट 3 दफ़ा या 2 दफ़ा तो उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़े, रिक्वायरमेंट पढ़े सबसे पहले, उसके बाद पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़े। ये आपका मेन क्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद आप सोल्यूशन करना शुरू करें। आप पढ़ते ही नहीं हैं आप रिक्वायरमेंट पढ़ के जो है वो फ़ौरन सोल्यूशन या सॉल्व करने की तरफ चले जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी जो है वो गलती है। इसके अलावा आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिकॉल करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, जबकि जो दूसरे टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर आपके पास टाइम नहीं मिलता। आपको लगता है, लेट्स सपोज अगर मैं R2 की एग्जांपल दूं, तो जी कंसोलिडेशन ही आनी है बस R2 के पेपर के अंदर। ये एक मिथ बन गई हुई है। स्टूडेंट का पूरा फोकस ही जो है वो कंसोलिडेशन की तरफ होता है, और हर टाइम वो कंसोलिडेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होता है। इसी तरह जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी उसका यही हिसाब होता है। अगर मैं बात करूँ आपके पास टैक्स की, तो वो 5 हेड्स की तरफ, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसकी तरफ फोकस होता है। एओपी को स्किप कर जाता है, वो जो है वो क्रेडिट्स एंड रीबेट्स को स्किप कर जाता है। तो जब तक आपका हर एक एरिया स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आपको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ग्रिड बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ग्रिड के ऊपर वीडियोस भी प्रोवाइड करेगा कि आई कैप की ग्रिड क्या है, किस चैप्टर्स के अंदर किस तरह की चीज़ें टेस्ट कर सकती हैं, कौन सी T1 की टेस्टिंग में आ सकती है, कौन सी T2 की टेस्टिंग के अंदर आ सकती है। अच्छा, कुछ एग्जामिनर कमेंट्स हमने लिए हैं। अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स देखें, तो स्टूडेंट जो हैं वो बड़े ही इररेलेवेंट तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ना। अगर डेप्रिसिएशन रेट 15% लेना था, वो 20% ले रहे हैं, 20% लेना था तो वो 15% ले रहे हैं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन इस तरह पूछा होता है कि आपको थोड़ा सा घुमा सके। इसी तरह अगर वो 1 ईयर के ऊपर कैलकुलेशन करनी थी, उसको 2 ईयर पे कैलकुलेशन किया। अगर उसको मंथली बेसिस पे ऊपर करनी थी, तो उसको मंथली बेसिस पे नहीं की। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, ठीक है, जनरल एक्सप्लेनेशन के अंदर। या ये आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स में आपको पढ़ के बता रहा हूँ।
अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। ये वही रीजंस हैं जो हर स्टूडेंट अपने फेलियर को के दौरान फेस करता है। ठीक है, जनरल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और जो है वो इररेलेवेंट जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जबकि आई के आपने वो चीज़ें रिक्वायर ही नहीं की होती। तो अगेन प्रॉब्लम कहाँ पर है? आप में है, कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट पढ़ने में है, कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रेजेंट करने में है, टाइमली बेसिस पे उसको वाइंड अप नहीं करते। ये जो है वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, ये एक ओवरऑल आई कैप हर अपने एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर प्रोवाइड करता है कि अगर इस पेपर के अंदर 9 क्वेश्चन है तो स्टूडेंट ने किस क्वेश्चन के अंदर किस तरह जो है वो मार्क्स स्कोर किए। तो देखें, किसी भी एक किसी क्वेश्चन में अगर उसने 44% लिए तो किसी क्वेश्चन में 46% लिए, किसी में 33% लिए तो किसी में 27% लिए। अगेन ये वही बात है जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कम मार्क्स देकर जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अच्छी परसेंटेज देके जाते हैं पासिंग के अंदर। तो आप अपना टाइम उन क्वेश्चंस के ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हैं जिन्होंने आपको कम मार्क्स देने होते हैं, और आप उसके ऊपर अपना ज़्यादा टाइम एलोकेट कर लेते हैं अपने वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा मार्क्स लेने होते हैं उनमें भी आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, और एट द एंड अगेन आपको जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो आप उसको दोबारा से बिल्डअप नहीं करते। आप कहते हो ठीक है यार इसको छोड़ दो, कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, अच्छा मैं इसको देखता हूँ। या एक रीज़न क्या होती है कि आपने वो क्लास मिस की होती है, और जब वो क्लास मिस हो जाती है तो आप उन चीज़ों को इंटरलिंक नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते, वो टॉपिक आपका वीक हो जाता है, और बाद में जो है वो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। इस अटेम्प्ट में आपकी क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये कि आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि फेब से पहले पहले मैंने अपने तमाम कोर्स, अपना तमाम सिलेबस, लेक्चर्स वाइंड अप कर लेने हैं फेब से पहले पहले। और फेब का महीना मेरे पास क्या हो कि मैं जो हूँ लेट्स सपोज फेब की 4-5 तारीख के बाद अपना पढ़ना शुरू कर दूँ, चीज़ों को रिवाइज करना शुरू कर दूँ, जो मैंने लेक्चर्स के दौरान शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको मैं रिकॉल करूँ, जो मैंने फार्मूलाज वगैरह कहीं पे यूज़ हो रहे हैं, अगर बात करूँ मैं सीएमए की, तो जहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं वो मैंने लिख के रिटन डाउन किए हुए हैं। मेरे पास जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के नोट्स बने हुए हैं, मेरे पास माइंड मैप बने हों। इन चीज़ों को अगर आप लेके चलेंगे तभी जो है वो लास्ट डेज़ के अंदर आपको रिवीजन के अंदर आसानी होगी। ऐसा ना हो कि आप जब लास्ट डे में बैठे रिवाइज करने, आपके पास आपके नोट्स ही अवेलेबल ना हो या टीचर्स के नोट्स ही अवेलेबल ना हो, आप दोबारा से देख रहे हो वो लेक्चर रिवाइंड करके, कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे। तो ये गलती है। आप अपने माइंड को जब तक चैलेंजिंग फेस के अंदर नहीं लेकर आएंगे तब तक चीज़ें जो है वो इंटरलिंक नहीं होंगी। वीकली रिवीजन करें। देखें, जो आपने एक हफ्ते में पढ़ लिया है वो आप संडे के ऊपर बैठ के रिवाइज करें। 1 से 2 पास पेपर जो है वो करें, और हर चैप्टर को अगर आपने 100% से अथेंटिकेटेड तरीके से तैयार किया होगा तभी वो आपको जो है वो फीडबैक देकर जाएगा, आपको आउटपुट देकर जाएगा, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं देगा। इंसान जो है वो चीज़ों को जब पहली दफ़ा पिक करता है ना, लेट्स सपोज लेक्चर चल रहा, आप उसको पिक कर लेंगे अच्छे तरीके से और आपको लगेगा भी कि आपको आ रहा है। आप उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक याद रख सकते हैं, 5 दिन तक याद रख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी बैकवर्ड मेमोरी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। जब तक आप उसको रिकॉल नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी फ्रंट एंड मेमोरी में नहीं आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होगा कि वो बिल्कुल पीछे चला जाएगा और फ्लैश हो जाएगा, और आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने वो क्या पढ़ा था या वो क्या चीज़ थी। तो अगेन इसका तरीका ये है कि आपके नोट्स बने हो, तब आप उसको रिवाइज करो तो आपको दोबारा से याद आ जाए, और हफ्ते के ऊपर जब दोबारा से आप उसको एंड के ऊपर रिवाइज करोगे तो आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। पास पेपर लाजमी करो, लेकिन सिर्फ पास पेपर पे रिलाई ना करो। रिलाई से मुराद मेरा ये नहीं है कि हमारा तरीका अगर क्या होता है कि हम पास पेपर करते हैं, एग्जामिनर कमेंट्स नहीं पढ़ते। एग्जामिनर कमेंट्स बेसिकली वो चीज़ है जो स्टूडेंट्स को बताती है कि उनकी मिस्टेक क्या थी, जो सब स्टूडेंट कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को डिस्कस करती है। तो आप वो मिस्टेक्स ना करें जो सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ये कुछ जनरल टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। फर्दर मोर आपको किसी भी किस्म की कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हम अवेलेबल हैं। जज़ाकल्लाह।